नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज जो टॉपिक है वो अशोक के अभिलेख है। इसके पहले हमने अशोक के बारे में पढ़ा था और UPSSC की जो पैट की सीरीज चल रही है उसमें ये प्राचीन इतिहास का अशोक का टॉपिक है, मौर्य वंश का। अशोक के अभिलेख अशोक एकमात्र ऐसा पहला शासक था जिसने शिलालेखों के या स्तंभ लेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। मतलब वह अपना प्रचार प्रसार शासन प्रणाली किस प्रकार से संचालित हो रही थी, अभिलेखों के माध्यम से जनता को बताना चाहता था। उसका ये इस प्रकार का शासन था। अब हुआ यह था कि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग मतलब उड़ीसा में जगह का नाम था, कलिंग का युद्ध होता है, तो उस कलिंग के युद्ध में अशोक ने इतना बड़े स्तर पर भीषण नरसंहार हुआ था जिसको वह देख नहीं सका, क्योंकि जो लोग मरे थे वो ये कहता है ऐसा कि वो अपने ही लोग थे, हमारे बहुत करीबी थे। तो उस भीषण नरसंहार से उसका थोड़ा क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और इसके बाद फिर उसने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर और धम्म की नीति को अपनाया। और धम्म की नीति क्या होती है? धम्म की नीति मतलब कि किसी व्यक्ति के हृदय में दया भाव करना, ये चीजें उत्पन्न होना ही कहलाता है धम्म। तो वो थोड़ा कैसा उदार हो गया था और इसके बाद फिर उसने धम्म की यात्राएं की थी। धम्म मतलब होता है धर्म। एक नया धर्म आरंभ हुआ था, मतलब आरंभ किया था किसका? दया का, करुणा का, प्रेम का। तो अस्त्र शस्त्र को त्याग कर धम्म की नीति का पालन किया। इसके बाद उसने तमाम शिलालेखों के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। तो चर्चा करते हैं शिलालेख तो अभिलेख। तो अभिलेख है, तीन प्रकार के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभलेख और एक गुहालेख। शिलालेख कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक बृहद शिलालेख जिनकी संख्या 14 है, कुछ होते हैं छोटे शिलालेख। शिलालेख कहते किसे हैं? पहाड़ों को काटकर उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको समतल किया जाता है। पहाड़ों को काटकर शिलाखंड को समतल किया जाता है और उस पर कोई चीज लिखी जाती थी, ये शिलालेख कहते थे। स्तंभलेख क्या था कि कोई पत्थर को काटकर और एक कृत्रिम स्तंभ बनाया था, पिलर बनाया जाता था और कहीं पर उसको गाड़ दिया जाता जमीन पर, उसको स्तंभलेख कहते हैं। गुहालेख क्या होते हैं? किसी पहाड़ को काटकर और उसमें क्या होते हैं, भिक्षुओं के लिए स्थान बनाया जाता है, रहने का स्थान होता है या पूजा का स्थान होता है। तो ऐसी गुहालेख है, मतलब गुफालेख। गुफाओं में उसमें गुफाओं को काटकर उसमें कुछ उत्कीर्ण लिख दिया जाता था, उसको गुहालेख कहते हैं। इस प्रकार से अभिलेखों का, तीन प्रकार के अभिलेखों का वर्णन अशोक के कार्यकाल में मिलता है। कुछ प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? रूपनाथ है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुर्जरा है जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में है। सासाराम है जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में सासाराम जिले में है। भृगु है जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में है। मास्की है जो कि रायचूर कहाँ पर है? कर्नाटक में पड़ता है। सिद्धपुर है ये जो कि चित्रदुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। गोबी मठ है जो शिलालेख है, ये पड़ता है जिला कोपबल कर्नाटक में। अहरौरा शिलालेख है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है। गिरनार जो कि गुजरात का जूनागढ़ है उसके तहत आता है। शहबाजगढ़ी जो कि अफगानिस्तान का मर्दान जिला है उसमें पड़ता है। मानसेहरा जो कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, मानसेहरा जिले का नाम है। शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दो शिलालेख ऐसे थे जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अब खरोष्टी लिपि क्या होती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाकी के जितने भी शिलालेख या शिलालेख हैं जो वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। दो मात्र ये तमाम एग्जाम में पूछा भी है, शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि खरोष्टी लिपि में है। इसके बाद हम कुछ चर्चा करते हैं स्तंभलेखों की, कि मेरठ का जो स्तंभलेख है वो पहले मेरठ में था, वर्तमान फिर वो दिल्ली में स्थापित हुआ मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में, ठीक है। इसके बाद फिर उसको पुनः मुगलों का कार्यकाल आया तो 1867 में उसका जीर्णोद्धार पुनः किया गया। टोपरा, ये पहले टोपरा में था, हरियाणा में पड़ता है। इसको भी फिरोज तुगलक ने उठवाकर टोपरा से वो दिल्ली स्थानांतरित किया गया, दिल्ली में, ये दो दिल्ली में। प्रयाग स्तंभलेख जो कि पहले कौशाम्बी में था, मुगल सम्राट अकबर के कार्यकाल में अकबर ने यहाँ से उठवाकर और इलाहाबाद का जो किला था उसमें स्थापित किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभलेख है जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार में है।
मौर्यों का जो प्रतीक चिन्ह था मयूर, तो मयूर के जो चित्र था वो इसकी आकृति इसी स्तंभ लेख में थी। लौरिया नंदन स्तंभ लेख में मयूर का चित्र मिला था, और मयूर का चित्र क्या था? मौर्यों का चित्र, प्रतीक था ये। लौरिया टोकोराज स्तंभ लेख क्या था? ये भी पश्चिमी चंपारण में था, बिहार में। रामपुर का स्तंभ लेख कहा जाता है कि पश्चिमी चंपारण। इसमें दो प्रकार की चीजें मिली थी। एक स्तंभ जो स्तंभ लेख था, इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति मिली थी। उस सिंह की आकृति वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। दूसरा क्या मिला था कि एक स्तंभ लेख और था, उसमें मतलब इसी के तहत एक वृषभ की आकृति वाला, इसमें दो आकृतियां मिली थी, एक सिंह की आकृति और एक वृषभ की आकृति, मतलब बैल की। रुम्नदेही स्तंभ लेख जो कि नेपाल में है, इसमें धम्म की यात्राओं का वर्णन है उसमें, कि नेपाल में जो कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पे भी वो गया था। जहां जहां बौद्ध धर्म, बौद्धों के जो केंद्र थे, महात्मा बुद्ध के जो केंद्र थे, उन यात्राओं का वर्णन अशोक अपने स्तंभ लेख और शिलालेखों के माध्यम से करता भी है। तो धम्म की यात्रा का वर्णन किसमें है? रुम्नदेही स्तंभ लेख जो कि नेपाल में है। निगाली सार जो कि नेपाल में है। सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी में, मध्य प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में आता है। इसी सारनाथ में जो अशोक का जो चिन्ह है, जो कि भारतीय नोटों में छपा हुआ है, सारनाथ से लिया गया। गुहा लेख कहा जाता है कि दो थी, एक बराबर की पहाड़ियां जो कि गया बिहार में है, और इसका निर्माण, बराबर की पहाड़ियों का निर्माण अशोक और अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र था दशरथ, उसने इनका निर्माण किया था, बराबर की पहाड़ियों का, जो कि बाद में दशरथ ने आजीविका संप्रदायों को दान में दे दी थी। कार्ले चैत्यग्रह है जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, ये भी अशोक द्वारा निर्मित है। तो ये कुछ प्रमुख गुहालेख और स्तंभलेख और शिलालेखों का वर्णन आज के टॉपिक में था। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।